हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियासू बोल रहा होते सीनियर सिस्टर, और जब कि आप ठीक हो चुकी हो तो आपको जान से वापस चले जाना चाहिए। जीवन बोल रही होती है तू अपने ऊपर ना सारी चीजों को नहीं ले सकते। आखिर दोस्त और फैमिली होते किस चीज के लिए है? तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को ना उनके साथ में बांटना चाहिए। मुझे बताओ कि आखिर वो बंदा कौन था और वो कहाँ से आया था? जियासू बोल रहा होते सीनियर सिस्टर, में बात को समझिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और ये जो लोग हैं ना जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो अभी के लिए आपकी एबिलिटी से काफी बाहर है। रोते हुए सीनियर सिस्टर बोल रही होती है शायद से ना तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसी वजह से तुम मुझे नहीं बता रहे हो। जियासू बोल रहा होता है हम जिस दुश्मन को फेस कर रहे हैं ना उसका नाम है शैडो पवेलियन। शॉक्ड होते हुए सीनियर सिस्टर बोल रही होती है क्या शैडो पवेलियन? पूरे हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर शैडो पवेलियन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उन लोगों ने किसी को मारने का ऑर्डर जारी कर दिया तो भले वो बंदा हेवंस में जाके क्यों न छुप जाए, लेकिन वो बंदा मारा जाएगा। सालों पहले एक बहुत ही पावरफुल सेट हुआ करता था जो कि शैडो पवेलियन को खत्म करने के लिए निकला था, लेकिन हिस्ट्री से वो सेट खुद ही गायब हो गया। बहुत सारे ऐसे सेट थे जिन लोगों ने शैडो पवेलियन को टक्कर देने का ट्राई करा, लेकिन उन लोगों ने सभी को खत्म कर दिया। शैडो पवेलियन चुपके काम करता है, लेकिन उनके पास में इतनी पावर है ना कि अगर वो सामने आ गए तो भी उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जियासू तुम इतने खतरनाक लोगों से अकेले ही डील कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि शैडो पवेलियन वाले ना कितने क्रूअल है। अगर तुम उनके हाथ लग गए ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये जानने के बावजूद भी कि शैडो पवेलियन के लोग हैं, तुमने इन लोगों को मेरी वजह से प्रोवोक कर दिया। मैं फटाफट से मैं मास्टर को बुला रही हूँ ताकि चीजों को सॉर्ट किया जा सके। अगर हमने मास्टर को इन चीजों के बारे में नहीं बताया ना तो फिर चीजें काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी। तुम्हें नहीं पता हमारे जुआनजिया जैसे सेक्ट में ना एक दो जीनियस होते हैं, लेकिन इन शैडो पवेलियन वाले के पास में जितने भी बंदे होते हैं ना वो सारे के सारे जीनियस होते हैं। हम डिसाइपल्स इन लोगों को नहीं संभाल सकते। तभी जीवन को रोकते हुए जियासू बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आप ना प्लीज टेंशन मत लो, मैंने मास्टर को इन चीजों के बारे में बहुत ही पहले इन्फॉर्म कर दिया था। जीवन बोल रही होती आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर तुमने इन चीजों के बारे में मास्टर को बताया होता तो वो मेरे को ही बताती ना। उन्होंने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बोला था कि मैं तुम्हें जाके लेके आ जाऊं, इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जियासू बोल रहा होता है मास्टर ने सब कुछ आपके अच्छे के लिए किया है। अगर ये चीजें मुझे खुद पता नहीं चलती तो आपको लगता है कि मास्टर इतने खतरनाक लोगों के बारे में मेरे को बताती या फिर मुझे अकेले उन सभी लोगों को फेस करने देती? मैं आपको इस मैटर के बारे में इसी वजह से नहीं बताया था ना क्योंकि मुझे आपको इस मैटर से दूर रखना था। आपको नहीं पता कि ये सभी लोग कितने खतरनाक है। अगर आप इनके सामने गए ना तो ये आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपका ना इसे दूर रहना ही सही है। जीवन बोल रही होती है तो फिर तुम्हारा क्या? जितना खतरनाक इन लोगों को फेस करना मेरे लिए है उतना खतरनाक तुम्हारे लिए भी होगा ना। अगर देखा जाए तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी मुझसे बहुत ही कम है, ऐसे में आके तुम इनसे कैसे फाइट करोगे? जियासू सुनो मेरी बात को मानो, तुम ये सांस चलो वरना तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। जियासू बोल रहा होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं इनको संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं हमारे फोर्थ पिक का इकलौता मैन हूँ और ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जियासू की बातों को सुनते हुए सीधे सीधे समझने लगती है। तभी जियासू जीवन का हाथ पकड़ लेता है। जीवन बोल रही होती है जियासू आगे तुम्हें क्या कर रहे हो? जियासू बोल रहा होता है कोई तो केव में एंटर किया है, थोड़ी देर के लिए चुप रहिएगा। केव में हम देखते हैं शैडो पवेलियन के काफी सारे बंदे एंटर किए होते हैं। शैडो पवेलियन का बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने देखा था इन लोगों ने छुपने के लिए ना बाहर एक फॉर्मेशन सेट कर रखा था, इसी वजह से इस केव के ऊपर हम लोग की नजर नहीं पड़ रही थी। लगता है कि हमारे ओपोनेंट को ना फॉर्मेशन की भी काफी अच्छी नॉलेज है। जहाँ तक मुझे लगता है ना अभी तक यहाँ से लोग निकल गए होंगे। अभी हमारे पास में 3 केव्स है और हम लोगों ने 3 हिस्सों में बढ़ के जाके देखना होगा। वही मैं अकेला गेट पे खड़ा रहूंगा ताकि मौके का फायदा उठाते हुए ना वो यहाँ से भाग ना सके। अगर तुम लोग कोई भी हलचल नोटिस करो ना तो मुझे आके फटाफट से नोटिस करना, ठीक है? फिर सभी लोग आगे बढ़ो। फिर 3-3 लोगों के हिस्सों में बढ़ के वो सभी लोग केव में घुस गए होते हैं। शैडो पवेलियन का बंदा बोल रहा होता है अगर तुम लोगों को कुछ भी दिखे ना तो मुझे बता देना, और हाँ मुझसे ज्यादा दूर मत रहना। हो सकता है कि वो एक एक करके अटैक करे। केव में अंदर आने के बाद में वो बंदा बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी हलचल सुनाई दे रही है क्या? थोड़ा केयरफुल रहना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो पत्थरों के ऊपर अभी भी ब्लड के स्टैन लगे हुए हैं, इसका मतलब अगर वो लोग यहाँ से निकले भी होंगे ना तो उनको अभी निकले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। मेरे हिसाब से वो लोग सामने वाले केव में गए होंगे, हमको वहाँ पे चलना चाहिए। जैसे वो बंदे केव में जाते हैं जियासू उसके गर्दन के ऊपर अटैक करते उसका गर्दन उड़ा देता है। शॉक्ड होते वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या हो गया, आखिर लीडर कैसे मारे गए? तभी वहाँ पे जीवन आते हुए बोल रही होती है लीडर की टेंशन मत लो, अब ना तुम भी मरने वाले हो। ये बोलते हो उन दोनों को ही मार डालती है। जियासू सोच रहा होता है लगता है मैंने बिल्कुल सही सुना था, इस केव के अंदर बहुत सारी एंट्रेंस है और ये लोग हमको सर्च करने के लिए ना सेपरेटली आएंगे। इसी वजह से इस केव के अंदर 3 लोगों को भेजा गया था हम लोग को ढूंढने के लिए।
पक्का से जो बंदा एंट्रेंस को गार्ड कर रहा होगा ना, वो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और वो वेट कर रहा कि आखिर हम कब बाहर निकलते हैं। आपको पता है सीनियर जब इन लोगों ने अटैक किया होगा तब इन लोगों ने क्या सोचा होगा? ये लोग इस माइंडसेट से आए हैं ना कि हम लोग यहाँ पे छुपे होंगे और भागने का ट्राई करेंगे। जियोन बोल रही होती है तो फिर हम यही करने वाले थे ना। जियासु बोल रहा होता है हम कोई अपने दुश्मनों के गुलाम थोड़ी ना है कि जो वो सोचेंगे हम वही करेंगे। उनके गर्दनों को काटने के लिए मैंने अपने तलवार की धार को तेज कर रखा है। वो जब तक सोच रहे होंगे ना कि वो हम लोग को पकड़ेंगे, तब तक हम उनकी पूरी गैंग को खत्म कर चुके होंगे। उन्हें नहीं पता कि उस केव के अंदर एंटर करके ना वो हमें जाल में नहीं फंसा रहे बल्कि वो खुद ही जाल में फंस गए हैं। बस आप वही करिएगा जो कि मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी हमारे पास में बहुत सारा टाइम है तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ के रिकवर कर लेते हैं। जियोन बोल रही होती है जूनियर ब्रदर आप आराम से बैठ के रिकवर करिए, यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूंगी। जियोन सोच रही होती है यहाँ पे सब कुछ काफी सही हो रहा है। अगर हम जियासु के प्लान को फॉलो करेंगे तो शायद से ही कोई दिक्कत आएगी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस प्रे कर रही हूँ कि मेरी ये फीलिंग गलत हो। गेट पे खड़ा बंदा बोल रहा होता है कितना टाइम बीत चुका है, अभी तक कोई भी वापस क्यों नहीं आया? वैसे अगर देखा है तो जिस पहाड़ पे एक केव है ना वो पहाड़ बहुत ही बड़ा है और जो एनिमी है ना वो भी बहुत ज्यादा सोच समझ के छुपा होगा, तो ऐसे में टाइम लगना तो बहुत ही वाजिब सी बात है। दिक्कत की बात तो ये है कि मैं अपनी जगह छोड़कर निकल तक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने एंट्रेंस को छोड़ दिया और वो लोग निकल के भाग गए तो फिर उन सभी को पकड़ना ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। असल में मैंने इन सभी को इसी वजह से अंदर भेजा था कि जब तक वो लोग अंदर सर्च कर रहे होंगे तब तक मैं एनिमी को मार डालूंगा और पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अकेले ही खा लूंगा। पर हमारा जो ये दुश्मन है ना ये बहुत चालाक निकला। मैं अपने तलिस्मान का यूज करते हुए सभी लोगों को बोल देता हूँ कि वो लोग बाहर आ जाए और फिर हम सभी एक नई स्ट्रेटेजी बना के अंदर एंटर करेंगे। तभी जियासु और जियोन बाहर आ गए होते हैं। खुश होते हुए शैडो पवेलियन का बंदा बोल रहा होता है फाइनली चूहे अपने बीच से बाहर निकल ही गए। अच्छा हुआ कि मैं दरवाजे से नहीं हटा, वरना तुम तो ऐसे भाग के निकल गए होते। वो बंदा सोच रहा होता है जो लू जियोन है ना उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, लगता है कि ये अभी बहुत ही हेवीली इंजर्ड है, तो ये तो मेरी दिक्कत नहीं है। और वहीं जो इसका साथी वो तो बस 2 किलम का बंदा है, इस कीड़े को तो मैं बहुत ही आसानी से मसल दूंगा और फिर इस ल्यूजियन की बॉडी का मैं अच्छे से यूज कर पाऊंगा। शैडो पवेलियन का बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है कालू, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि मुझे अपनी एनिमी को मारने के बाद में ना उनको याद रखना बहुत ही पसंद है। जियासु बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ना कि तुम मेरा नाम जान सको, और तुम जैसा बेवकूफ मेरा नाम जान के कर भी क्या लेगा? असल में तो मैं यहाँ पे इसी वजह से आ गया हूँ क्योंकि मेरे को ना तुम्हारे ऊपर तरस आ गई थी। कब से मैं देख रहा हूँ तुम चौकीदारों की तरह गेट पे खड़े हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि तुम अंदर आ सको, तो इसी वजह से मैं ही बाहर आ गया कि तुम्हारा इंतजार खत्म कर दूं। कालू बोल रहा होता है तुम मेरा इंतजार खत्म करने के लिए आए हो, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, और लड़के तुम्हें जितना फुदकना है ना फुदक लो, वैसे भी ये तुम्हारे आखिरी वर्ड्स होने वाले हैं। जियासु बोल रहा होता है जब तक राइटर को पैसे मिल रहे और पीएस को व्यूज मिल रहे हैं ना, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राइटर मुझे ओवर पावर बनाएगा और पीएस मुझे ओवर पावर दिखाएगी। तुम बेवकूफ ना कल्टीवेशन पे कल्टीवेशन करते चले जाओगे और मैं ट्रू किलम पे रहते हुए तुम लोगों को मारता चला जाऊंगा। कालू सोच रहा होता है क्या इसकी पहचान राइटर और पीएस तक है? अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर इतनी कम कल्टीवेशन के साथ में हम लोग को मार कैसे रहा है। यहाँ तो खुलेआम चीटिंग चल रही है। लेकिन तभी जियासु के अटैक की वजह से कालू की हालत काफी खराब हो जाती है। खासते हुए कालू बोल रहा होता है ये रियलिटी मुझे सभी को बतानी होगी, मेरे सारे भाई मेहनत से कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन ये जियासु यहाँ पे पहचान का फायदा उठाते हुए हम सभी को मारे जा रहा है। तभी जियासु वहाँ पे आते हुए कालू के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। अटैक करते हुए कालू बोल रहा होता है भले ही तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई भी खड़ा हो, लेकिन आज तुम नहीं बचने वाले। तभी जियासु टेलीपोर्ट होते हुए उसके पीछे आ जाता है और कालू के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हुए आगे निकल गया होता है। कालू सोच रहा होता है आखिर इसने अटैक किया कब? अपने पावर को अप करते हुए कालू बोल रहा होता है मैंने सोचा कि मैं बिना पावर को दिखाई जीत जाऊंगा और तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को एक करके बाहर निकलवा लूंगा, लेकिन लड़के तुम्हें ना इस चीजें प्राउड होना चाहिए कि तुमने मुझे अपनी पूरी पावर को यूज करने में मजबूर कर दिया। ये बोलते हुए जियासु के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। जियोन बोल रही होती है जियासु थोड़ा केयरफुल रहना, लेकिन तभी जियासु अपने अटैक के साथ में कालू के अटैक को नलीफाई कर देता है। आगे बढ़ते हुए जियासु बोल रहा होता है जैसा कि मैंने कहा था तुम हार गए और मैं जीत गया, तुम्हें पता है मेरे को ना सिर्फ और पलट झपकने का टाइम लगेगा और मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तभी जियासु के पीछे बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है। जियासु सोच रहा होता है अब यहाँ पे कौन सी नई मुसीबत आ रही है। वही हम देखते हैं जियासु के पीछे एक बहुत ही पावरफुल गेट अपीयर हो गया होता है। सीन चेंज होता है, जुआनजियान सेट का सीन दिखाया जाता है। सेट लीडर बोल रहे होते हैं मैंने अभी महसूस किया कि हमारे वर्ल्ड में ना कुछ बहुत ही खतरनाक अपीयर हुआ है। इस चीज के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये पूरे की पूरी दुनिया को बदल सकता है।
छो पिक मास्टर आप सभी जहाँ पे भी होना हमारे सामने अपीयर हुई। तभी हम देखते हैं सारे पिक मास्टर सेट लीडर के सामने अपीयर हो गए होते हैं। सेट लीडर बोल रहे होते आप सभी लोगों ने महसूस तो कर लिया होगा कि इस वर्ल्ड में क्या अपीयर हुआ है। आप सभी अपने डिसाइपल को लेके उस हेवनली गेट के पास में चले जाइए। उसमें जो इनहेरिटेंस आप सभी को मिलेगी ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि वो इनहेरिटेंस हमें अपने दुश्मनों को लेने से रोकनी है। अगर हमारे दुश्मन सेट को सही पावर मिल गई ना तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी सारे पिक मास्टर जाते हुए बोल रहे होते ठीक है लीडर, हम आपकी बात को ध्यान रखेंगे। सेट लीडर सोच रहे होते इस बार जो हेवनली गेट है ना वो हमारे काउंटी में अपीयर हुआ है। इस इंसिडेंट की वजह से पूरा दाकियन डायनेस्टी यहाँ पे आएगा। अभी हम नहीं बोल सकते कि ये चीज हमारे लिए होना एक कर्स या फिर ब्लेसिंग। सीन चेंज होता है, हमें ब्लड डीमन सेट का सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने हेवनली गेट की एनर्जी को महसूस कर लिया होता है। वही जो थंडरविंड विला के मास्टर्स होते हैं वो भी अपने बंदों को लेकर रेडी हो गए होते हैं। जो बीच कंट्रोलिंग सेट के बंदे होते हैं वो भी अपने बीच को लेकर रेडी हो गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें दाकियन डायनेस्टी के रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जिया जैंग बोल रहे होते हैं कंट्री के जितने भी बड़े सेक्ट थे ना वो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं। इस बार के इवेंट के अंदर मजा तो बहुत ही आएगा। मन तो कर रहा है कि इस इवेंट को मैं भी ज्वाइन कर लूं। अगर मैं सब कुछ क्लोज से देखूंगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वही केव के अंदर जियासु सोच रहा होता है ये क्या चीज है, मैं लाइफ में ऐसी एनर्जी और ऐसा गेट ना पहली बार देख रहा हूँ। जीवन बोल रही होती है मैंने भी ना इसको आज से पहले कभी नहीं देखा था, ये पहली बार है जबकि मैं इसको देख रही हूँ। तभी जियासु बोल रहा होता है ऐसी की चीज के बारे में ना मैंने पहले भी पढ़ रखा है। आसमान से आई खतरनाक एनर्जी की वजह से गेट का अपीयर होना। हाँ मैंने पहचान लिया, ये इनहेरिटेंस ऑफ द स्काई है जो कि सेंचुरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपीयर होती है। जो ये स्काई ऑफ द इनहेरिटेंस है ना, एक वक्त पे एक बहुत ही पावरफुल बंदे ने इसको कॉन्कर कर लिया था। उस बंदे के पास में इतनी पावर थी ना कि उसने हेवंस तक के ऊपर राज करा। पर वो जो भी कुछ कमाता ना वो साइज जो को इनहेरिटेंस ऑफ द स्काई में रखता। जो उसकी लाइफ लॉन्ग की इनकम है ना वो भी हमें पड़ी हुई है। हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आखिर यहाँ पे कितना पैसा और क्या क्या हो सकता है। कहते हैं कि उस टाइम के जो पावरफुल ड्रैगन्स हुआ करते थे ना उन सभी को भी स्काई ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर कैद किया गया था। और यहाँ पे कुछ इतनी पावरफुल पीस रखी हुई है ना जो कि मरे हुए इंसान को जिंदा रखने की पावर रखती है। इस जगह पे इतनी वैल्यूएबल चीजें हैं जिनके सामने सोना चांदी की कीमत भी कम हो जाए। अगर कोई बंदा इस जगह को कॉन्क्वायर कर लेना तो वो एक ही झटके में ट्रांसडेंस सीरियम में पहुंच सकता है। और इस सीरियम की पावर इतनी ज्यादा है कि अभी तो उसको कोई भी अचीव नहीं कर सकता। अगर आपको इस जगह की इनहेरिटेंस मिल गई तो आप एक गॉड बन सकते हो जिसके सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। तभी जियासु के ऊपर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी गुजरती है। हम देखते हैं स्काई ऑफ इनहेरिटेंस के पास में बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। सेकंड अंडर बोल रहे होते हैं जबकि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो अब हम लोगों को चलना चाहिए। थर्ड अंडर भी बोल रहे होते हैं हाँ हम यहाँ पे ना सबसे पहले पहुंचे हैं। अगर हम सबसे पहले एंटर भी करेंगे ना तो इससे हम लोगों को काफी सारा ट्रेजर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग एंटर करने का ट्राई करते हैं गेट के ऊपर लगा हुआ बैरियर उन लोगों को पीछे फेंक देता है। थर्ड अंडर बोल रहे होते हैं आखिर सब कुछ क्या हो रहा है। तभी फोर्थ अंडर क्यूयान बोल रही होती है लगता है कि इस बैरियर के ऊपर ना कल्टीवेशन और एज की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हम जितने पावरफुल और एज लोग ना इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। वैसे ये बात भी सोचने वाली है कि जिस बंदे ने इसको छोड़ा होगा वो चाहता है कि उसकी इनहेरिटेंस उसको सक्सेसर को मिले, ना कि हम जैसे बूढ़े लोगों को जो बहुत ही बूढ़े और बहुत ही पावरफुल है ना उनको एंटर नहीं करने देगा। तो इस हिसाब से हमें का तो बिल्कुल चांस ही नहीं बनता। इस केव के अंदर वही बच्चे को सेटल कर पाएंगे जो कि सच में बहुत ही बड़े जीनियस है। थर्ड अंडर बोल रहे होते तो फिर हम क्या करें, क्या हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। क्यूयान बोल रही होती है एक काम करते हैं बच्चों को जाने देते हैं। जब तक हमारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तब तक हमारे लिए काफी अच्छा है। तभी जो बाकी सेक्ट होते हैं वो भी यहाँ पे आ गए होते हैं। थंडरविंड सेक्ट के बंदे बोल रहे होते हैं जुआनजान सेक्ट के लोगों तुमको ज्यादा लालची नहीं हो गए क्या, अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिला तो तुम्हें अपने पड़ोसियों के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। बीच कंट्रोलिंग सेट के लीडर फैंग बोल रहे होते हैं हाँ बता बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन देखिए जुआनजान सेट वाले अकेले एंटर नहीं करे ना, अब हम सारे नेबर साथ में मिलकर पावर को बांटेंगे। क्यूयान बोल रही होती है सीनियर ब्रदर फैंग आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। देखिए हमने आपको नहीं बताया तो भी तो आप लोग यहाँ पे आ ही गए ना। तभी जो ब्लड डीमन सेट के बंदे होते वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। ब्लड डीमन सेट के एल्डर बोल रहे होते जबकि सारे पड़ोसी पे मिल ही रहे हो तो फिर आखिर तुम लोग मेरे को कैसे भूल सकते हो। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा बुरा हूँ लेकिन हूँ तो तुम लोग का पड़ोसी ही ना। गुस्सा करते हुए क्यूयान बोल रही होती है अच्छा ब्लड डीमन सेट भी यहाँ पे आया है। तभी वो अंदर एंटर करते हुए बोल रहे होते हम यहाँ पे आए इनहेरिटेंस पाने के लिए, ना कि तुम लोग की बकवास को सुनने के लिए। बाकी मास्टर बोल रहे होते तो बहुत ही बुरा हो रहा है, ये सभी के सभी पहले ही एंटर कर रहे हैं। लीडर फैंग बोल रहे होते क्यूयान आखिर तुम एक्शन क्यों नहीं ले रही। क्यूयान बोल रही होती है बता अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये लोग जल्दी अपना सबक सीख चुके होंगे। कहते हैं कि लालच बहुत ही बुरी बला है, आज आपको इसका मतलब ही पता चल जाएगा। जैसे ही वो गेट पे पहुंचते बेर की वजह से वो लोग पीछे हट गए होते हैं। क्यूयान बोल रही होती है देखो मैंने कहा था ना कि लालच बहुत ही बुरी बला होती है। डीमन सेट के एल्डर बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम लोग एंटर क्यों नहीं कर पाए।
सेकंड एल्डर बोल रहे होते जितने भी वो लोग जिनकी एज ज्यादा है ना वो अंदर एंटर नहीं कर सकते। ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे जिनकी कल्टीवेशन कम है और जिनकी एज कम है ना वही एंटर कर सकते हैं। तभी डीमन सेट का बंदा बोल रहा होता है एल्डर मेरे पास में ना एक काफी अच्छा आइडिया है, हम भी अपने डिसाइपल को भेज देते हैं ताकि वो जाके इनहेरिटेंस को लेके आ सके। एल्डर बोल रहे होते रुको मैं बाकी सभी से बात करता हूँ ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। क्यूयान बोल रही होती है शेन शाओमिंग बकवास करना बंद करो, जुआनजियान सेट और ब्लड डीमन सेट के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से बात किया जा सके। अगर तुम यहाँ पे कुछ घटिया ऑफर दे रहे हो ना तो हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। शेन शाओमिंग बोल रहा होता है तुम्हें तो पता ही है कि हम पावरफुल एल्डर्स ना अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी लोग ओरिजिनल रियलम पे है, सिर्फ हमारे बच्चे ही है जो कि अंदर एंटर कर सकते हैं। अब जबकि तुम लोग भी एंटर कर रहे हो ना तो हमारे बच्चों को भी एंटर करने दो, वरना यहाँ पे तुम्हारे लिए ना बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यूयान बोल रही होती है अगर हम लोग मना कर दे तो तुम लोग क्या करोगे। शेन शाओमिंग बोल रहा होता है देखो ये बात तो सच है कि अगर तुम लोग हम लोग को मना करोगे तो फिर पक्का तो तुम लोग को दिक्कतें तो आएगी ही, हम एंटर नहीं कर पाएंगे वो एक बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे रहते हुए ना कोई और भी एंटर नहीं कर पाएगा, ये रियलिटी है। तुम्हें पता है कि हमारा ब्लड डीमन सेट कितना काबिल है, अगर हम लोग यहाँ पे रोकने पे आए ना तो किसी को भी स्काई इनहेरिटेंस में फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सभी इनहेरिटेंस लेने के लिए आए हैं लेकिन सभी का लॉस हो जाएगा, तो इसी वजह से हमारे बच्चे को एंटर करने दो। जिसके बच्चे काबिल होंगे वो इनहेरिटेंस लेके आ जाएंगे और जिसके काबिल नहीं होंगे वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ये बिल्कुल एक फेयर चीज है जिसके ऊपर ना कोई भी एग्री कर सकता है। क्यूयान बोल रही होती है अगर तुम धमकी दे रहे हो ना कि तुम्हारे बच्चे अगर एंटर नहीं करेंगे तो कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा तो फिर एक काम करते हैं हम फाइट ही कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी धमकियों को सुन के मैं तो पीछे नहीं हटने वाली। शेन शाओमिन बोल रहा होता है क्यूयान मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है ना कि हम लोग को फाइट नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी अपनी जगह है और बेवकूफी अपनी जगह। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को नहीं पता कि अंदर जाने के बाद में कौन पावरफुल बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे बच्चों को कुछ भी ना मिले और तुम्हारे बच्चों को सब कुछ मिल जाए। मैं ये नहीं बोला कि हम अपनी दुश्मनी को खत्म कर रहे हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों के लिए ना काफी अच्छा मौका है और ये हमारे बच्चों को मिलना ही चाहिए। सारे एल्डर्स बोल रहे होते हैं आखिर हम लोग क्या करें। शेन शाओमिंग बोल रहा होता है देखो मैंने तुम लोगों को ना 2 ऑफर्स दे रखे हैं, या फिर तो सभी साथ में एंटर करेंगे या फिर अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ ना तो बदमाशी समझ लो, और अगर किसी को धमकी लग रही है तो धमकी समझ लो, लेकिन मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाला। लीडर फैंग बोल रहे होते लगता है कि हमें इनकी बात को मानना ही होगा, अगर हमने इनको एंटर नहीं करने दिया तो फालतू में बहुत ही फाइट हो जाएगी और अभी हमारे बच्चे भी यहीं पे है, अगर इन लोगों को कुछ भी होगा तो हमारे से आगे कैसे बढ़ेगा। थंडरविंड विला के मास्टर बोल रहे होते ठीक है मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड एल्डर बोल रहे होते हम एक काम करते हम एक लिस्ट बना देते हैं कि आखिर कौन कौन एंटर कर रहा है। ये बात तो मेरे को भी सही लगेगी, जिस बच्चे के पास में एबिलिटी होगा ना वही पावर को गेन करेगा, जिसके पास में एबिलिटी नहीं है वो ऐसे भी कुछ भी नहीं कर सकता। पर याद रखना बाहर आने के बाद में ना किसी के ऊपर भी कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे जियाजिन आते हुए बोल रहा होता है लगता है कि यहाँ पे सारी की सारी खीर ना तुम अकेले ही बांट रहे हो, थोड़ा तो डायनेस्टी के लोगों के साथ में बांटने का सीखो। हम देखते हैं जियाजिन के साथ में किनफे पवेलियन के मास्टर हुआजिंग भी आए होते हैं। क्यूयान सोच रही होती है तो दाकिन डायनेस्टी के लोग भी यहाँ पे आए हैं, लगता है कि जो स्काई इनहेरिटेंस है ना ये कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज है, इसी वजह से जो रॉयल फैमिलीज है ना उनको भी इसके अंदर काफी इंटरेस्ट है। सेकेंड एल्डर बोल रहे होते हैं हमारे डायनेस्टी के जितने भी मेजर फोर्सेस है ना वो सभी के सभी यहाँ पे आ चुकी है, हम 5 सेट अपने अपने बच्चों को चूज करेंगे और अगले 1 घंटे के अंदर वो सारे के सारे बच्चे अंदर एंटर करेंगे। अकेले अकेले कोई भी सेट अपने बच्चों को नहीं भेजेगा, जब बच्चे एंटर करेंगे तो सभी साथ में एंटर करेंगे। 1 घंटे बाद में हम देखते हैं सारे लिस्टेड बच्चे वहाँ पे आ गए होते हैं। लिंगजू वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है मास्टर आप भी यहाँ पे हो, वैसे आपको पता है मैंने अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ को ना रिगेन कर लिया है, अब तो आप मुझसे नाराज नहीं हो ना। क्यूयान बोल रही होती है देखो अगर जहाँ तुम जा रही हो ना वो बहुत ही खतरनाक जगह है, ये कोई नॉर्मल सीरियस जगह नहीं है, यहाँ पे तुम्हें पावर ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा, तो इसी वजह से केयरफुल रहना। वैसे तुम्हारे सीनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर कहाँ पे है, उन लोगों को भी तो यहाँ पे आना था ना। लिंगजू बोल रही होती है जूनियर ब्रदर तो काफी लंबे टाइम से वापस नहीं आए और सीनियर सिस्टर को भी तो आपने बाहर दिया था ना, उसके बाद से वो भी वापस नहीं आई है। इन दोनों लोगों के बारे में मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ चले गए, और आपके पनिशमेंट की वजह से मैं तो माउंटेन के नीचे जा भी नहीं सकती, तो इसी वजह से सेट में क्या चल रहा है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फोर्थ एल्डर सोच रही होती है कहीं दोनों के साथ में कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। जियासु ने बताया था कि वो सड़क पवेलियन वालों को फेस कर रहा है, और मैं जानती हूँ कि जियासु एक बहुत ही जिद्दी बच्चा है जो कि हर चीजों को अपने ऊपर ले लेता है, इसी वजह से मैंने जियुन को भेजा था ताकि वो उसको लेके आ जाए, लेकिन क्या जियुन उसको लेके नहीं आई, इसका मतलब वो भी उसके साथ में है।
अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। वो दोनों बच्चे सेफ तो होंगे ना? कहीं ऐसा ना हो जाए कि जियासु और जिन के साथ में कुछ बुरा हो गया हो। जियासु, जिन, आखिर तुम कहाँ पे हो? प्लीज मेरे सामने, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। मेरे फोर्थ पिक पे ऑलरेडी सिर्फ 4 ही बच्चे थे। अगर तुम दोनों पे गायब हो गए तो मैं क्या करूंगी? सेकंड एल्डर बोल रहे होते सारे बच्चों की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है और अब सारे बच्चे इनहेरिटेंस के अंदर एंटर कर सकते हैं। तभी एंटर करने के लिए वो सारे बच्चे आगे बढ़ गए होते हैं। वही पांचों सेट के एल्डर सोच रहे होते ये इनहेरिटेंस हमारी होगी, क्योंकि हमें अपने बच्चों की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। सीन चेंज होता है, हमें स्काई इनहेरिटेंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जियासु सोच रहा होता है सच में ये जगह ना देखने में बहुत ही प्यारी है, लेकिन मैं और सीनियर सिस्टर तो साथ में अटक किए थे ना, आखिर वो कहाँ चली गई? फिर थोड़ी देर तक जियासु सीनियर सिस्टर को आवाज लगाता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जियासु सोच रहा होता है लगता है कि इस केव में एंटर करने वाला ना हर एक बंदा सेम जगह पे नहीं पहुंचेगा। ये केव हर किसी को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दे रही है। वैसे तो मैं सीनियर सिस्टर काफी कैपेबल है, मैं उनकी टेंशन नहीं लेता, लेकिन अभी जो उनकी इंजरीज है ना वो प्रॉपर हील नहीं हुई है और अभी उनके पास में उनकी सिर्फ और सिर्फ 20% पावर ही है। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो इनहेरिटेंस के अंदर का एटमॉस्फेयर है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बस सीनियर सिस्टर के ऊपर कोई रिस्क ना आए। अगर मैं ऐसे ही उनको ढूंढता रहा ना तो शायद उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। सीनियर सिस्टर को पता है ना कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद में मैं केव में जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं जगह को ना सही तरीके से एक्सप्लोर करता हूँ। अगर सीनियर सिस्टर मेरे को रास्ते में मिल गई तो काफी अच्छी बात है, वरना केव में तो हम लोग की मुलाकात हो ही जाएगी। जब जियासु केव में जा रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज आती है। जब वो झाड़ियों के अंदर देखता है तो वो देखता है कि बहुत ही बड़ी और प्यारी फॉक्स को। जियासु बोल रहा होता है ये तो एक डीमन फॉक्स है और इसको देखते हुए बोल सकता हूँ कि सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के 4th स्टेज पे है। पर आखिर इसके पीछे ये क्या बना हुआ है? ये जो पानी इसके पीछे है ना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये लेजेंडरी प्यूरिफिकेशन वाटर है जो कि किसी भी कल्टीवेटर के अंदर की को प्योरीफाई कर सकता है। कहते हैं कि जो प्यूरिफिकेशन वाटर होता है ना वो अर्थ और हेवन की एनर्जी को टकराने की वजह से बनता है और इसी वजह से इस वाटर के अंदर बहुत ही कमाल की एनर्जी होती है। अगर कोई बंदा इस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है तो इसके लिए काफी अच्छा होता है। सिर्फ उसकी एनर्जी प्योर ही नहीं होती बल्कि उसके कल्टीवेशन लेवल बढ़ने का भी काफी चांस होता है। वैसे मैं इस वाटर को ना ज्यादा अमाउंट में भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, वरना मेरे को इसके साइड इफेक्ट भी फेस करने होंगे। फटाफट से आगे बढ़ के मैं इसको सबसे पहले अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। वैसे इस डीमन फॉक्स के सामने मैं ऐसे तो नहीं आ सकता, वरना मुझे बेवजह ही काफी फाइट करनी पड़ जाएगी। एक काम करता जब तक ये सो रहा है ना तब तक मैं अपने फॉर्मेशन को सेट कर लेता हूँ, जिससे कि ये मेरे को छू ही नहीं पाएगा। फिर जो जियासु होता है वहाँ पे अपने फॉर्मेशन को सेट करने लगता है। जियासु सोच रहा होता है अब मेरे पास में आखिरी काम बचा है, वो है इस फॉक्स को अपने फॉर्मेशन में फंसाना। लेकिन पक्का है जब ये देखेगा ना कि मैं इसकी नींद के अंदर इंटरप्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। तभी वो जो डीमन फॉक्स होता है वो अपनी आंखें खोल देता है, पर वो अपनी नींद को इम्पोर्टेंस देते हुए जियासु को इग्नोर करते हुए सो जाता है। जियासु सोच रहा होता है ऐसी बेइज्जती में आज तक कभी नहीं हुई थी। इस डीमन फॉक्स ने आगे खोल के देखा कि मेरी कल्टीवेशन कितनी लो है और इसके हिसाब से ना मैं कोई इम्पोर्टेंट बंदा नहीं हूँ जिसकी टेंशन ली जाए। इसी वजह से इसने मुझे बहुत ही गलत तरीके से इग्नोर कर दिया। पर अगर ये मुझे ऐसे इग्नोर करता रहेगा तो मेरा प्लान काम कैसे करेगा? लेकिन अगर ये और स्मार्ट है ना तो मैं इससे ज्यादा और स्मार्ट हूँ। मुझे पता है कि ये यहाँ पे इस पूल को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है और अगर मैं इसके सामने आके इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करूंगा तो ये पक्का से इसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेगा। तभी जियासु प्यूरिफिकेशन लिक्विड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही डीमन फॉक्स देखता है कि जियासु वहाँ के एनर्जी को ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहा है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अटैक को डॉज करते हुए जियासु सोच रहा होता है फाइनली मेरे जाल में फंस गया। वहीं जब डीमन फॉक्स साइड में देखता है तो काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है क्योंकि उसके आसपास का सराउंडिंग डिजाइन बदल गया होता है। जियासु बोल रहा होता है ये एक एंडलेस डेजर्ट है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मैं अपना काम खत्म न कर लूं। फिर जियासु स्पॉन में बैठते हुए वाटर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। जियासु सोच रहा होता है पता नहीं मुझे इस वाटर को ऑब्जर्व करने में कितना टाइम लगेगा, पर ये बात तो सच है कि इसे ऑब्जर्व करने के बाद ना मुझे काफी सारे फायदे होंगे। उसके बाद मैं आगे देखूंगा कि मुझे कौन कौन से ट्रेजर हासिल करने हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक हब को। ईफेंग पवेलियन का बंदा बोल रहा होता है मतलब आपको पता है मैंने ना एक बहुत ही कमाल का हब ढूंढा है। ये एक 3rd स्टेज का फ्लाई स्पीड जेट फ्लावर है। आपको पता है इसका यूज करते हुए ना बहुत ही कमाल के मेडिसिन बन सकते हैं। अगर आप ये जाके पवेलियन मास्टर को दोगे ना तो वो आपको बहुत ही हैवी रिवॉर्ड देंगे। गाओ यांगो बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के, अगर तुमने इस हब को देख ही लिया था तो आखिर तुम इसको लेके क्यों नहीं आए? तुम्हें नहीं पता कि कितना कमाल का हब है, इसके पीछे कितने सारे बंदे पड़ जाएंगे। सच में तुम आउटर डिसाइबल ना किसी रीजन की वजह से आउटर डिसाइबल होते हो। चलो मुझे फटाफट से इस हब के पास में लेके चलो। आगे जो यांगो होता है वो 5 स्पीड फ्लावर के पास में आ गया होता है। यांगो बोल रहा होता है सच में क्या खूबसूरत फ्लावर है। ये तो काफी अच्छी बात है कि इस फ्लावर को ना कोई भी मॉन्स्टर गार्ड नहीं कर रहा। सच में जब हम इसको पवेलियन मास्टर को देंगे ना तो हम लोग को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जब यांगो इस फ्लावर को तोड़ने ही वाला होता है तभी उसकी तरफ एक उड़ते हुए स्वॉर्ड आती है।
पीछे हटते हुए यानगो बोल रहा होता है कौन वो कमीना है जिसने कि ईफन पवेलियन के ऊपर हमला करने की हिम्मत करी है। लगता है कि तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। तभी वहाँ पे बिंगटोंग आते हुए बोल रहा होता है ईफन पवेलियन वालों, तुमको ज्यादा ही नहीं बोल रहे। तुम्हें पता है यहाँ पे जितने भी फोर्सेस एंटर कर रही है ना, उनमें तुम सबसे वीकेस्ट हो और हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अब जबकि हमने ये फ्लावर देख लिया तो ये हमारा हो चुका है, और अगर तुम इसके लिए फाइट करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानबो सोच रहा होता है आखिर हमारी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। अगर ब्लड डीमन सेट के अलावा कोई और सेट होता ना तो पक्का से हम लोग को इतनी दिक्कत नहीं आती, पर ये लोग ना बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मैंने इन लोगों से फाइट करा तो मेरे को काफी सारे लोग से झेलने पड़ेंगे। यानबो बोल रहा होता है बदल जाओ, जाके बाकी सारे लोगों को लेके आओ, तब तक के लिए मैं इन लोगों को रोकने का ट्राई करता हूँ। फिर वो जो बंदे होते हैं वहाँ से निकल गए होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते बस थोड़ी के लिए होल्ड करना, हम जाके अपने बंदों को लेके आते हैं। पिंगटोंग बोल रहा होता है अच्छा तुम चूहों के पास में, तुम चूहों की पूरी गैंग है और लगता है कि तुमने चूहों के सरदार को बुलाने के लिए बाकी सारे लोगों को भेजा है। चलो ठीक है, आना तो जिसको भी आना है। ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पे चुपचाप से सेट के लेके तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, वरना तुम्हें पता है कुछ बेवकूफ तो ऐसे होते हैं ना जो कि ब्रेवरी दिखाने के चक्कर में मेरे हाथों से बहुत ही पिटते हैं। यानबो बोल रहा होता है बिंगटोंग कैसा लगेगा कि ये फ्लावर मैं तुम्हें दे दूं और तुम मुझे और मेरे लोगों को जाने दो। देखो यहाँ पे फाइट करने से ना किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। बिंगटोंग बोल रहा होता है फायदा तुम्हारा नहीं होगा, हमारा तो दबा के फायदा होगा। अगर मैंने तुम लोगों को यहाँ जाने दिया तो तुम लोग यहाँ के रिसोर्सेज में से खुद तो अपने पास में रखी लोगे, और अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम लोग के साथ मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना। यहाँ पे जितनी भी इनहेरिटेंस है ना वो सभी के सभी हमें मिलनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जबकि तुम लोग मरोगे। ब्रदर्स आगे बढ़ो, इन सभी लोगों को मार डालो। फिर ईफन पवेलियन और ब्लड डीमन सेट के अंदर फाइट स्टार्ट हो गई होती है। बिंगटोंग बोल रहा होता है मास्टर ने मुझे क्लियरली ऑर्डर किया था कि बाकी किसी भी सेट का बंदा ना बचना नहीं चाहिए, जो भी सामने है उसे गधे की तरह काटना है। और कहना पड़ेगा तुम्हारा ईफन पवेलियन ना बहुत ही अलग ही है, जो कि सबसे पहले हमारे नजरों के सामने तुम लोग आ गए। यानबो बोल रहा होता है बिंगटोंग ज्यादा बनो मत, ब्लड डीमन सेट हमें पांचों सेट से ना दुश्मनी ले रहा है, और चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम हम सभी को तो नहीं हरा सकते ना। बिंगटोंग बोल रहा होता है अगर तुम लोग के अंदर इतनी ही एकता होती तो क्या हम लोग यहाँ तक पहुँचे होते क्या। तुम पांचों बड़े सेट ना दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे मोटिव्स एक है और तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है, लेकिन फिर भी तुम लोग बेवकूफों की तरह आपस में फाइट करते हो और उसका फायदा हमेशा हम लोग को मिलता है। अगर तुम सभी लोग साथ में मिलकर काम कर रहे होते तो तुम लोग हम लोग को अटैक करते ही मार देते, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं हो ना, तुम लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। यानबो सोच रहा होता है इस बिंगटोंग की जो फाइटिंग स्किल है ना वो काफी ज्यादा शानदार है। मेरे को ही लगा था कि इसके पास में इतनी अच्छी टेक्निक होगी। अगर यहाँ पे ये चलता रहा ना तो सीनियर ब्रदर के यहाँ पे आने से पहले ही मारा जाऊंगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं क्या करूँ। जितने ब्रदर्स भी यहाँ पे है ना मैं उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। जब मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो आखिर मैं उन सभी को प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। तभी जो वहाँ की जमीन होती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। यानबो बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। बिंगटोंग बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे कोई बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। यानबो बोल रहा होता है देखो हम यहाँ पे फाइट करते रह गए और यहाँ पे किसी और को फायदा हो गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियासु को जो कि एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और उसने पूरे पॉन्ड के पानी को भी ऑब्जर्व कर लिया होता है। जियासु सोच रहा होता है सच में ये पानी में रहना बहुत ही बेनिफिशियल रहा। अब मैं ट्रू किलम के 8 लेवल पे आ चुका हूँ। मेरे को तो लगा था कि मैंने अभी थोड़ा बहुत ही ऑब्जर्व करा है, लेकिन मैंने तो पूरा का पूरा तालाब भी सुखा दिया और मैं एनर्जी रिलीज करने की वजह से मैंने जो फॉर्मेशन सेट किया था ना वो भी खराब हो चुका है। तो पक्का से ये बीच ने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आता ही होगा। तभी डीमन फॉक्स बहुत ही गुस्से में जियासु की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जियासु बोल रहा होता है मतलब तुम्हारा गुस्सा होना ना बिल्कुल जायज है। तभी डीमन फॉक्स जियासु के ऊपर अटैक कर देता है। जियासु बोल रहा होता है लेकिन अब ना तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारी चीज चुराई है, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा रहने का ना एक मौका दे रहा हूँ, पर अगर तुमने मेरे दिए हुए इस मौके का कदर नहीं करा ना तो मैं तुम्हें फिर से मौका नहीं दूंगा। एक ही मौका है, भागना है तो भाग जाओ वरना फिर मेरी तलवार वो तुम्हारी गर्दन है। जियासु की धमकी को सुनकर डीमन फॉक्स के अंदर तक फट गई होती है और वो वहाँ से फटाफट से भाग जाता है। जियासु सोच रहा होता है इंसान तो मेरी धमकी को नहीं समझ पाते, लेकिन कम से कम एक बीच तो समझा। फिर आगे बढ़ते हुए जियासु बोल रहा होता है मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे किसी की तो फाइट हो रही है। सच में मेरी एनर्जी प्योर होने की वजह से मेरी जो सेंसेस की पावर थी ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि जो सीनियर सिस्टर है ना वो सेफ हो। फिर जैसे ही जियासु झाड़ियों को पार करता है वो देखता है ईफन पवेलियन और डीमन सेट वालों को फाइट करते हुए। जियासु सोच रहा होता है ईफन पवेलियन और ब्लड डीमन सेट आखिर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ईफन पवेलियन का तो समझ में आता है, ये 5 सबसे बड़े सेट में से ना एक है और ये लोग भी यहाँ पे इनहेरिटेंस को लेने के लिए आए हैं, लेकिन आखिर बाकी मास्टर्स ने ब्लड डीमन सेट को एंटर क्यों करने दिया। क्या उन लोगों को नहीं पता कि इन लोगों का पावरफुल बनना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट मेरे मास्टर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इन लोगों को ना एंटर करने देगी। यहाँ पे इन ब्लड डीमन सेट के ना 2 बंदों को तो मैं जानता हूँ, एक है हान फ्यू और दूसरी है डीमन मिया।
लास्ट टाइम जब हम मिले थे ना तो ये ट्रू किलम के 9 स्टेज पे थे, लेकिन अब ये लोग सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। सच में जो एविल सेट के लोग हैं ना, इनके कल्टिवेशन करने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। ये हमारी सोच से भी जल्दी डेवलप कर लेते हैं। पर अगर सोचा जाए तो आखिर ये लोग यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हैं? पक्का से ये लोग ने यहाँ पे किसी न किसी ट्रेजर की वजह से ही फाइट कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक फायर स्पिरिट जेड फ्लावर है, तो ये है यहाँ पे इन लोगों के फाइट करने का रीजन। अब मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। मैं इन लोगों की फाइट को रोकने के लिए इनसे इनका फ्लावर ही छीन लूंगा। ना होगा फ्लावर और ना रहेगी फाइट। फिर जियासु उन लोगों के बीच में से आगे बढ़ते हुए फ्लावर को तोड़ लेता है। जियासु बोल रहा होता है, अब जबकि तुम सभी लोग फाइट करने में इतने ही बिजी हो तो एक काम करता हूँ, उस फ्लावर को मैं ही तोड़ लेता हूँ। जियासु को फ्लावर को लेते हुए देखो यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। बिंगटोंग बोल रहा होता है, ये क्या हो गया? जियासु बोल रहा होता है, हुआ कुछ भी नहीं है, तुम लोग फाइट को कंटिन्यू करो। मैं तो बस फ्लावर लेने के लिए आया था, फ्लावर लेके चलता हूँ। मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम लोग ना बहुत ही कमाल की फाइट कर रहे हो। बिंगटोंग बोल रहा होता है, बता से बताना कुछ ज्यादा ही बोल्डली बात कर रहा है। इसकी वो चीज लेने की हिम्मत कैसे हुई जिसके ऊपर हमारी नजर थी? अगर हम लोगों ने इसको नहीं मारा ना तो फिर हमारे सेट की कोई भी नहीं रहेगी। जियासु बोल रहा होता है, अच्छा ये फ्लावर तुम्हारा है? वैसे क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे बाप ने पौधा लगाया था या फिर तुम्हारे दादा ने? तुम्हारे खानदान के कौन से आदमी का नाम लिखा हुआ है इस फ्लावर के ऊपर जो कि ये फ्लावर तुम्हारा हो गया? बिंगटोंग बोल रहा होता है, लड़के मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने हमको ये फ्लावर नहीं दिया ना तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यानबो बोल रहा होता है, जुआनजियान सेट के ब्रदर, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पे हम लोग इस फ्लावर के लिए फाइट कर रहे थे और आपने बीच में आके फ्लावर को तोड़ लिया। आपने एक ही सेकंड में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जियासु बोल रहा होता है, देखो तुम में से किसी ने भी ना फ्लावर को तोड़ा नहीं था। अगर ये फ्लावर तुम्हारे हाथ में होता और मैं तुम लोगों के हाथों से ये फ्लावर छीनता ना तब शायद से गलत होता, पर मैंने इसको तोड़ा है और अभी मेरा है। तभी हान बियाओ बोल रहा होता है, ब्रदर बिंगटोंग आप ना थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इस बंदे से मैं पहले फाइट कर चुका हूँ और ये बंदा इतना सिंपल दिखता है ना, उतना है नहीं। लास्ट टाइम हमारे प्लान को ना इसने अकेले ही फ्लॉप कर दिया था। बिंगटोंग बोल रहा होता है, फेयू मैं तो तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर समझता था, पर तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं एक ट्रू किलम के 8 लेवल के बंदे से डरूं? ये बंदा टोटली एक कचरा है। आखिर मैं इसे क्यों डरूंगा? शायद से अगर ये मेरे सिर्फ 2 भी अटैक झेल लेना तो ये इसके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। मिया बोल रही होती है, आपको इसका नाम नहीं पता, शायद से इसी वजह से आप इतना बोल रहे हो। आपको पता है ये बंदा कौन है? ये चू जियासु है। बिंगटोंग सोच रहा होता है, क्या ये है चू जियासु? मैंने सुना है कि ये एक हेवनली जीनियस है जिसके पास में बहुत ही कमाल की ब्लड लाइन है। बिंगटोंग बोल रहा होता है, तुम लोग को पता है मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। लास्ट टाइम तुम लोगों ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके मिशन को फेल कर दिया और अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम लोगों ने दिखा दिया कि चू जियासु ना कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान हो। मेरे को पता है कि ये तुम लोगों की सिर्फ एक चाल थी जिससे कि तुम लोग अपनी गलती को छुपा सको, लेकिन तुम्हें पता है तुम में और मुझ में ना बहुत ही बड़ा अंतर है। सिर्फ मैं अपनी 2 उंगलियों का यूज करूँ ना इसे फाइट करने के लिए तो भी मैं इसको हरा दूंगा। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तो फाइट करने की जरूरत भी नहीं है। लिंकी आगे बढ़ो, चू जियासु को खत्म कर दो। लिंकी बोल रहा होते है, हाँ बताइए, काम मैं खुशी खुशी कर दूंगा। यानबो सोच रहा होते है, जियासु है ना, इसके बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा है। लास्ट टाइम सीक्रेट लैम्प के अंदर इसी ने डीमन सेट वालों का प्लान फ्लॉप किया था, लेकिन उस टाइम पे क्या था ना कि सीक्रेट लैम्प के अंदर जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे ट्रू के लैम्प पे थे, तो इसी वजह से इसने अपने से 1-2 ऊपर वाले कल्टिवेटर को हरा दिया। लेकिन यहाँ पे सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के कल्टिवेटर भी है और चाहे ये बंदा कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम और ट्रू किलम के बीच के गैप को भर नहीं सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं जियासु एक ही अटैक में लिंकी को हरा देता है। यानबो सोच रहा होता है, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने हमारी बातें सुन ली और इसने हमारे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार दिया। ट्रू किलम पे रहते हुए कोई बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? फेयू और मिया सोच रहे होते, हम लोगों ने तो पहले ही वार्न किया था, पर हमें लगा था कि ये बंदा ना पहले के मुकाबले इतना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं सच कहूँ ना तो हम लोग को यहाँ पे आने का बहुत ही बड़ा रिग्रेट हो रहा है। वहीं जियासु की बातों को सुनते हुए बिंगटोंग भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है। जियासु बोल रहा होता है, कौन था जो कि मुझे 2 उंगलियों का यूज करते हुए मार रहा था? पर मेरी पावर को देख के लग रहा है कि तुम लोग का सांस सूंघ गया हो। बिंगटोंग बोल रहा होता है, लड़के तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम इतना फुदक रहे हो। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा हरा है, अभी मेरे बहुत सारे बंदे बाकी है। मिया और फेयू आगे बढ़ो, इस कमीने को खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं मिया और फेयू पहले ही भागे होते हैं। भागते हुए दोनों बंदे बोल रहे होते, इस बंदे से फाइट करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी और कुछ भी नहीं है। अगर मैं सलामती चाहते हो ना तो तुम भी भाग जाना। डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते, बिंगटोंग अगर तुम्हें लग रहा है कि इस बंदे से फाइट करना इतना ही इजी है तो आखिर तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम भी तो इससे फाइट कर सकते हो ना। बिंगटोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम लोग को लग रहा है कि मैं इस बंदे से डर गया? लगता है कि तुम लोग को याद दिलाना ही पड़ेगा कि आखिर मिया और बिंगटोंग है क्या चीज। चू जियासु दिखाओ कि तुम क्या करने के कैपेबल हो। जियासु बोल रहा होता है, एक बार अटैक करके तो देखो।
तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या करने के काबिल हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ एक ही अटैक के अंदर ना तुम्हारे सारे के सारे मेडिसिन को सटर कर दूंगा। मेरे अटैक की पावर ना तुम्हारे हर एक नस तक पहुंचेगी और तुम्हारी हर एक नस फटेगी। तुम वो दर्द फील करोगे जो कि तुमने जिंदगी में कभी भी फील नहीं करा। तुम्हें मरने में 10 सेकंड लगेंगे और वो 10 सेकंड ना सच में बहुत ही बुरे होंगे। बिंगटोंग बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी वो अपना वेपन फेंकते वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। बिंगटोंग बोल रहा होता है, अगर तुम मुझे इतनी ही गंदी मौत देने वाले हो तो मेरे को नहीं मरना, मैं जा रहा हूँ, बता मुझे माफ कर दीजिए। जियासु बोल रहा होता है, ये क्या हुआ? ब्लड डीमन सेट वाले तो बहुत ही हिम्मत वाले हुआ करते थे, आखिर डरपोक कब से हो गए? यानबो बोल रहा होता है, वैसे बता जियासु, हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस गए थे, हमको समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग क्या करें, और हमने यहाँ पे आपसे इतनी भी एरोगेंटली बात कही थी ना, उन सभी के लिए हमें माफ करेगा। हमें लगा था कि आप यहाँ पे इन फ्लास्क को तोड़ के भाग जाएंगे और हमारी हेल्प नहीं करेंगे। वैसे हमें ना आपसे एक बात पूछनी थी, क्या हम लोग साथ में काम कर सकते हैं? जियासु बोल रहा होता है, वो सारी बातें छोड़ो, आखिर इस फ्लावर का क्या करना है? यानबो बोल रहा होता है, अगर आपने इस फ्लावर को तोड़ा है तो ये फ्लावर आप ही का हुआ ना, वैसे भी उन डीमन सेट वालों से हमें नहीं छीन पाते। अगर बता जियासु आप इसको एक्सेप्ट करोगे ना तो हम लोग को सच में दिल से बहुत ही खुशी होगी। जियासु बोल रहा होता है, चलो मान लो हम लोग साथ में काम करते हैं और हम लोग को आगे ट्रेजर्स मिलते हैं, तो फिर आके उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? यानबो बोल रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर है। जैसे ही हम लोग को कोई भी ट्रेजर मिलेगा ना, उसको सबसे पहले पता जियासु पिक करेंगे और फिर पता जियासु को उतना ठीक लगेगा ना, वो हम लोग को उतना हिस्सा दे देंगे। जियासु बोल रहा होता है, तुम लोग तो बहुत ही होशियार हो, सच में तुम लोग के साथ में काम करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। तभी वो बंदा वापस आ जाता है जिसको कि यानबो ने फाइट से पहले भेज दिया था। वो बंदा बोल रहा होता है, बता अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बता गु को लेके आ गया और वो डीमन सेट वाले ना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्रदर गु वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है, डीमन सेट के बंदे कहाँ पे है? उन कमीनों की हिम्मत कैसे है कि वो मेरे इन्फे पवेलियन से फाइट करेंगे? लगता है कि वो लोग अपनी जिंदगी जी काफी ज्यादा थक चुके हैं, जो कि वो लोग मरने के लिए यहाँ पे आए हैं। यानबो बोल रहा होते हैं, सीनियर ब्रदर गु, हम लोग यहाँ पे फाइट में फंस गए तो हम लोग हारने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे हमारी हेल्प करने के लिए ना ब्रदर जियासु आ गए। अगर ये नहीं होता ना तो आज हम लोग बच नहीं पाते। ब्रदर गु सोच रहे होते, क्या इस लड़के ने इन लोगों की हेल्प करी? ये तो ट्रू किलम के सिर्फ 8 स्टेज पे है। अगर मेरी कल्टिवेशन इतनी कम होती ना तो मैं कभी भी इनहेरिटेंस स्काई में एंटर ही नहीं करता। और ये लोग बोल रहे हैं कि डीमन सेट वालों को इस बंदे ने भगा दिया। ब्रदर गु बोल रहे होते डरपोक को, इतने कमजोर बंदे से हेल्प लेकर ना तुमने हमारे इन पवेलियन वालों की नाक कटवा दी। तुम लोगों ने यहाँ पे क्या हरकत करी है ना, उसके बारे में जाके मैं मास्टर को बताऊंगा। तभी जियासु के पास में यूलियन आती है, जो कि जुआनजियान सेट के 7th पिक की डिसाइपल है। यूलियन बोल रही होती है, क्या तुम जियासु हो? मेरा नाम है यूलियन और मैं 7th पिक से हूँ। जियासु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर यूलियन, आपको मेरे बारे में कैसे पता है? मैं तो नॉर्मली अपने 4th पिक से कभी नीचे भी नहीं आता। यूलियन बोल रही होती है, हमारी जो सीनियर सिस्टर है ना मियायून, उन्होंने हमें बोला है कि 4th पिक के चूजे से बच के रहना, और बाकी तो जिसने तुम्हारे बारे में हम लोग को बहुत सारी कहानियां सुनाई है। इसी वजह से तुमसे मिलके हम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि हम तुम्हें सालों से जानते हैं। जियासु बोल रहा होता है, सिस्टर मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने आपको मेरे बारे में बताया है ना, उन लोगों की बातों पर भरोसा मत करिएगा, मैं वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी थंडरविंड विला का मिंगजियान बोल रहा होता है, यूलियन तुम एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर हो, मेरे को कभी नहीं लगा था ना कि तुम्हारी पहचान एक ट्रू किलम के 8th लेवल के वेस्ट कचरे से होगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो ऐसे बंदे को पहचान से ही मना कर देता। और मैंने सुना है कि तुम्हारे जो 4th पिक की मास्टर अपने डिसाइपल को लेकर काफी ज्यादा चूजी है, तो उन्होंने इस कचरे को चुना अपने डिसाइपल के तौर पे। ब्रदर गु बोल रहे होते, भले ही किसी का भी डिसाइपल क्यों ना हो और इसकी पहचान भले किसी से भी क्यों ना हो, लेकिन ये होगा तो ये कचरा ही ना। यूलियन बोल रही होती है, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप मेरे जूनियर ब्रदर के बारे में ना कुछ ही मत बोलो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक सुनूंगी, उसके बाद में आप लोगों के लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पर ज्यादा रुकना किसी के लिए भी सेफ नहीं होगा, इसी वजह से हम लोग यहाँ चलना चाहिए। जूनियर ब्रदर चलो चलते हैं। जियासु सोच रहा होता है, 7th पिक के जितने भी लोग है क्या वो सारे के सारे चिपकू है क्या? ये सीनियर सिस्टर भी तो क्या चिपक रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियून को जो कि एक जगह बेहोश पड़ी होती है। आंखें खोलते हुए जियून बोल रही होती है, मुझे याद है कि हम लोग स्काई इनहेरिटेंस में एंटर किए थे, पर उस टाइम पे मेरे साथ में जियासु भी था। आखिर वो कहाँ चला गया? फिर वो वहाँ पर जियासु को आवाज देने लगती है। जियून बोल रही होती है, लगता है केव में एंटर करने के बाद में हम दोनों अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो गए, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे इस कंडीशन में छोड़कर जियासु कहीं चला जाए। वैसे अब तक कि मैं अकेली हूँ तो मुझे ना खुद का ख्याल रखना होगा। तभी वहाँ पे जियून के पीछे कोई तो आ जाता है। पीछे मुड़ते हुए जियून बोल रही होती है, जियासु क्या ये तुम हो? तभी वो शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, गु लियांगहोंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लियांगहोंग बोल रहा होता है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पे हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे पास से गुजरा था ना, तब मेरे को सुनाई दे कि कोई यहाँ पे जियासु जियासु बोल रहा है, और भले वो बंदा मेरे को पसंद हो या ना पसंद हो, वो है तो मेरे सेट से ही ना, और जो भी उसको आवाज दे रहे होंगे वो भी मेरे सेट से ही होंगे।
तो इसी वजह से मैं यहाँ पे देखने के लिए आया था कि कौन जियासू को पुकारा था। लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, यहाँ पे मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। सीनियर सिस्टर बोल रही होती है, लगता है कि मेरी किस्मत ना कुछ ठीक नहीं चल रही, जो कि मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। लियांगोंग उसको रोकते हुए बोल रहा होते तो किस्मत की बात है। वैसे अब जबकि हम लोग यहाँ पे मिल चुके हैं तो हम लोग को साथ में आगे बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि अकेले आगे बढ़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ब्लड डीमन सेट के बंदे भी यहाँ पे एंटर करे हैं और अगर तुम्हें वो अकेले मिल गए तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम हमारे साथ में ट्रेवल करो। जीवन सोच रही होती है मैं कभी भी इसके साथ में ट्रेवल करने के लिए हाँ नहीं बोलती, पर अभी मैं काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हूँ और मैं अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाऊंगी। अकेले आगे बढ़ना सच में काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, पर इन लोगों के साथ में काम करना ना और भी डेंजरस है। मैं एक काम करती हूँ, इन लोगों के साथ में ट्रेवल करते हुए ना जैसू को ढूंढती हूँ। अगर वो मेरे को मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियोन बोल रही होती है ठीक है फिर चलो चलते हैं। लियांगहोंग बोल रहा होता है सच में तुमने बहुत ही कमाल का डिसीजन लिया, अब तुम ना पूरी तरीके से सेफ हो। सीन चेंज होता है, हम देते हैं जियासू बाकी सारे लोगों को जो कि चलते हुए स्टोन फॉरेस्ट आगे होते हैं। ब्रदर गु बोल रहे होते हैं आखिर क्रिस्टल कैसा है, देख के लगे ना कि कोई स्पेशल स्टोन हो सकते हैं। तभी मिंगजे बोल रहा होता है नहीं ब्रदर, ये तो स्पिरिचुअल स्टोन ही है और कोई ऐसा वैसा स्पिरिचुअल स्टोन नहीं बल्कि थर्ड ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन। शॉक्ड होते हैं यानबो सोच रहा होता है क्या हम लोगों को थर्ड ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन का पूरा पहाड़ मिल गया। अगर हम लोगों ने पूरी वेल्थ को अपने पास में रख लिया ना तो हम एक पूरी की पूरी कंट्री तक को राइवल कर सकते हैं। तभी इफे पवेलियन का बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि हम लोग वेट क्यों कर रहे हैं, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। उसे रोकते हुए यूलियन बोल रही होती है आगे मत जाओ, इतनी बड़ी चीज हम लोग को ऐसे तो नहीं मिलने वाली, पहले हम अपने आसपास में देख लेते हैं कहीं कोई खतरा तो नहीं है ना। एक बार हम सब कुछ कंफर्म कर ले उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिंगजे और बाकी सारे लोग सोच रहे होते यूलियन ने बिल्कुल सही बोल रही है, इतना ट्रेजर हम लोग को ऐसे तो नहीं मिलने वाला, हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो जो कि हम लोग को फंसाने के लिए बनाया गया हो। ब्रदर गु बोल रहे होते सभी लोग आगे बढ़ो और आसपास के सराउंडिंग को चेक करो, देखो यहाँ पे कोई ट्रैप वगैरह तो सेट नहीं किए गए ना। फिर वो एक एक करके सभी को ईस्ट और वेस्ट में भेज देता है। आगे हम देखते हैं 15 मिनट बीत गए होते हैं। मिंगजे बोल रहा होते हम कब से यहाँ पे खड़े लेकिन हमारी तरफ कोई भी खतरा नहीं आ रहा, लगता है कि हम लोग बेवजह ही टेंशन ले रहे हैं। ब्रदर गु बोल रहे होते हाँ मैंने अपने लोगों को भेज रखा है, अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो वो हम लोग को बता देंगे, पर 15 मिनट तक उनके वापस ना आने का मतलब है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। यूलियन बोल रही होती है हो सकता है कि कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो स्काई इनहेरिटेंस है ना वो एक बहुत ही बड़ा रियलम है, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन की ना बिल्कुल भी वैल्यू ना हो। जियासू बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पे कौन सा नशा फूके खड़े हो, क्या पिछले 15 मिनट में आप लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं करा क्या, मैं यहाँ पे हमारे सामने ना दिक्कत को देख पा रहा हूँ। ब्रदर गु बोल रहे होते अच्छा तुम बोल रहे हो कि तुम इसे कचरे ने कुछ नोटिस कर लिया जो कि हम ऐसे लोग नोटिस नहीं कर पाए, लगता है कि तुम्हें ट्रू क्रियलम पे रहते हुए ना कुछ ज्यादा नॉलेज हो गई है। तभी जो ब्रदर गु होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक सर्पेंट ड्रैगन आ गया होता है। यूलियन बोल रही होती है सोचने का टाइम नहीं है, फटाफट से अपने मैजिक वेपन को यूज करो वरना तुम्हारे ब्रदर गु नहीं बच पाएंगे। तभी इफेन पवेलियन वाले अपने ड्रैगन वेपन का यूज करते हुए सर्पेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके वेपन से सर्पेंट ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। वो सभी लोग सोच रहे होते ये सर्पेंट ना सी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के 5th स्टेज पे है। सर्पेंट बोल रहा होता है लड़के आखिर तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मैंने अपने एनर्जी का छोटा सा कतरा तक यूज नहीं करा था, मानना पड़ेगा ट्रू क्रियलम पे होने के बावजूद भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत ही कमाल की है। ब्रदर गु सोच रहे होते पक्का से इसने तुक्का मारा होगा। यूलियन बोल रही होती है हम लोग को जल्दी कुछ करना होगा वरना ये सर्पेंट सभी लोगों को मार डालेगा। सर्पेंट बोल रहा होता है तुम सभी लोग सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे हो, पर अच्छी बात तो ये है कि किसी की भी कल्टीवेशन ना कुछ ज्यादा नहीं है, तुम लोगों को मारना मेरे लिए बहुत ही इजी है। पहले तो मैं सोचा कि मैं अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेव कर लूं, पर चलो कोई बात नहीं, अपने वेपन के सिर्फ 2-3 अटैक में तुम सभी लोग को खत्म कर दूंगा। ये बोलते हुए अपना कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लेता है। यानबो बोल रहा होता है आखिर कैसा मजाक है, इतने बड़े मॉन्स्टर के पास में 3rd लेवल का मैजिक वेपन कहाँ से आ गया। यूलियन बोल रही होती है कोई भी पैनिक मत करो, अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे ना तो हम इसको मार सकते हैं। तभी अटैक करते हुए सर्पेंट बोल रहा होता है छोटी कुदे तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है, सबसे पहले मैं यहाँ पे तुझे ही मारूंगा। यूलियन बोल रही होती है मॉन्स्टर ज्यादा एरोगेंट मत बनो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। ये बोलते हुए यूलियन भी अटैक कर देती है, लेकिन सर्पेंट के अटैक की वजह से वो काफी पीछे हट गई होती है। यूलियन सोच रही होती है अभी ये मॉन्स्टर अपने फुल पावर में नहीं है, ये अभी थोड़ा सा इंजर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के अंदर मेरी हालत खराब कर दी। अगर ये मॉन्स्टर इंजर्ड नहीं होता ना तो ये अभी तक मेरी हालत काफी ज्यादा खराब कर चुका होता, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं अभी तक इसके पेट में जा चुकी होती। मिंगजी बोल रहा होता है सभी को साथ में आके फाइट करना होगा वरना हम इसे नहीं जीत पाएंगे।
फिर वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और वो लोग एक साथ में मिलकर पाइथन को पीटना भी स्टार्ट कर देते हैं। जियासु सोच रहा होते ही सर्पेंट के साथ में कुछ तो अजीब है। सभी साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए गए और ये सभी के अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर ले भी रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सभी को किसी ट्रैप में फंसा रहा है, क्योंकि अगर देखा है तो सच में पाइथन सभी के साथ में फाइट नहीं कर सकता। ये किसी चीज का तो वेट कर रहा है, मानो कि ये सभी को एक साथ में किसी नेट में फंसाना चाह रहा हो और जैसे वो बंदे फंसेंगे उन सभी को एक साथ में खत्म कर देगा। ब्रदर गु बोल रहे होते अगर हम लोग को इसको मारना है ना तो हमें एक फॉर्मेशन बना के इसको मारना होगा। सारे ब्रदर साथ में आओ। फिर उन सभी ने साथ में मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया होता है। खुश होते हुए सरपेंट बोल रहा होता है फाइनली तुम लोगों ने फॉर्मेशन बना ही लिया। तुम सभी को एक एक करके मारना ना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, अब तुम सभी लोगों के साथ में मैं काफी इजीली मार लूंगा। ये बोलते हुए उन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। ब्रदर गु सोच रहे होते तो बहुत ही बुरा हुआ, ये लगातार हमारे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किए जा रहा है। यहाँ तक कि ये सरपेंट ना हमारे फॉर्मेशन बनाने का ही वेट कर रहा था। इसका एक अटैक हमारी जो फॉर्मेशन है ना वो टूट जाएगी, तभी जो उनकी फॉर्मेशन होती है उसके अंदर क्रैक आ जाता है। यूलियन बोल रही होती है सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी हमारे फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक ये सरपेंट हम लोग को नहीं छोड़ने वाला। सरपेंट बोल रहा होता है इंसान तुम लोग बोलते हो कि हम बीस्ट के पास में दिमाग नहीं होता, लेकिन तुम लोग एक बीस्ट के ट्रैप में फंस गए। तुम्हें पता है तुम लोग को मारने के बाद में ना मैं तुम लोग के ऊपर सॉस डाल के खाऊंगा। ये बोलते वो उन लोग के बेरे को ब्रेक कर देता है, लेकिन जब वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी जियासु आगे बढ़ते हुए मोस्टर की गर्दन को अलग कर देता है। सरपेंट बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, ये ट्रू किल हमारा बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। जियासु बोल रहा होते डीमन बोला था कि ये बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन इस गधे को नहीं पता कि डीमंस ना हमेशा ही गधे रहेंगे। मैं कल साइड में खड़ा था और डीमन मेरे को इग्नोर किया जा रहा था। शॉक्ड होते हुए यूलियन बोल रही होती है इतने पावरफुल सरपेंट को सिर्फ एक अटैक में खत्म कर दिया। मिंगजी सोच रहा होता है इस बंदे की कल्टीवेशन तो बहुत ही कम है। पहले जन्म में कोई भी इसको देखते हुए बोल सकता है ना कि हमारे सामने एक कचरा है, पर इसने हमारे सामने इतने पावरफुल पाइथन को एक सेकंड में हरा दिया। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते आखिर ये कैसे हो गया, वैसे इस बंदे ने अकेले इतने पावरफुल सरपेंट को कैसे मार दिया। चलो कोई बात नहीं, अब ये सरपेंट और सारे स्पेशल स्टोन ना हमारे हुए। तभी जियासु सरपेंट को अपने कियोस टावर में रख लेता है। जियासु बोल रहा होते इसको मैंने मारा इसी वजह से मेरा हुआ। ब्रदर गु सोच रहे होते जियासु के पास में खुद का मैजिक वेपन है, वो भी ऐसा वैसा वेपन नहीं बल्कि खुद का एक स्पिरिचुअल स्पेस, और ये इतना तो बड़ा है कि इसने एक जायंट सरपेंट को अपने अंदर इतना इजीली रख लिया। आखिर जो ये चूज जियासु है इसकी आइडेंटिटी क्या है। ट्रू के इलम पे रहते हुए मैंने इतना पावरफुल बंदा आज तक कभी नहीं देखा था, और सिर्फ इसकी पावर ही अलग नहीं है, इसके जो मैजिक वेपन है ना वो भी काफी अलग है। इतने रेयर आइटम ना बड़े बड़े कल्टीवेटर के पास में नहीं होते। जियासु बोल रहा होते है सीनियर सिस्टर यूलियन ये जो डीमन का वेपन है ना ये मैं आपको देता हूँ। ब्रदर गु बोल रहे होते इस बड़े से मॉन्स्टर को ना हम सभी लोगों ने मिलके मारा है, तो फिर आके सिर्फ और सिर्फ जुआनजियान सेट को इसका रिवॉर्ड क्यों मिलेगा। अभी तुमने इस पूरे के पूरे जायंट पाइथन की बॉडी को अपने पास में रख लिया, तो इसका मतलब अब ये मैजिकल वेपन मेरा और ब्रदर मिंगजी का हुआ ना। जियासु सोच रहा होता है इस ब्रदर गु की ना मेरे से स्टार्टिंग से ही नहीं बन रही, और अब यहाँ पे बकवास भी कर रहा है। लगता है कि मुझे इस कमीने को सबक सिखाना ही होगा। जियासु बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें सरपेंट चाहिए तो एक काम करो तुम इसकी बॉडी को रख लो। ये बोलते अपने स्पेस के अंदर से पतंग को बाहर फेंक देता है। मिंगजी बोल रहा होता है आखिर हम इसको लेके कहे जाएंगे। ब्रदर गु बोल रहे होते ब्रदर मिंगजी क्या आपके पास में कुछ है क्या इसको लेके जाने के लिए। मिंगजी बोल रहा होता है नहीं इसको लेके ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूलियन बोल रही होती है ब्रदर ये वेपन और ये सरपेंट को ना हम अपने पास में रख लेते हैं, और जो स्पिरिचुअल स्टोन है ना उसमें से भी हम लोग आधा रख लेते हैं और बाकी सब कुछ इनके लिए छोड़ देते हैं। ब्रदर गु बोल रहे होते ठीक है इसमें हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। यूलियन सोच रही होती ये एक्स ना कुछ ज्यादा ही बड़ा है, आखिर मैं इसको कैसे रखूंगी। जियासु बोल रहा होता है आप मेरे सेक्स से हो इसी वजह से मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यूलियन सोच रही होती है सच में स्पेस की पावर होना ना बहुत ही कमाल की बात होती है, आप जितनी मर्जी उतनी चीजों को रख सकते हो। जियासु बोल रहा होता है इन लोगों ने स्पेशल स्टोन को पिक करना भी स्टार्ट कर दिया। स्टोन्स को लेते ब्रदर गु बोल रहा होते तो बहुत ही कमाल के स्टोन्स है, वही जो मैंगजी होता है वो स्टोन को पिक नहीं कर रहा होता। ब्रदर गु बोल रहे होते ब्रदर मैंगजी क्या हुआ आखिर आप इनको पिक क्यों नहीं कर रहे। मैंगजी बोल रहा होते ब्रदर हमारे पास में ना कोई स्पेस की पावर नहीं है, इतने स्पेशल स्टोन हम कहाँ रखेंगे, चाहे हम कितना ही क्यों ना उठा ले, लेकिन जब हम उसको लेके नहीं जा सकते तो इसका क्या फायदा। और ऊपर से इस जगह पे ना बहुत ही कमाल कमाल के ट्रेजर रखे हुए हैं, अगर जो हमारे स्पेस है उसके अंदर हम लोग ये सब कुछ रख लेंगे तो बाकी सारे जो कमाल के आइटम्स है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे। हमारे पास तो जो रखने की एक लिमिट है ना, इसी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं थर्ड ग्रेड के स्पेशल स्टोन को लूं भी कि नहीं लूं। ब्रदर गु बोल रहे होते आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। जियासु बोल रहा होता है लगता है कि तुम लोग को जितना भी लेना था ना तुम लोगों ने ले लिया है,
ठीक है फिर बाकी सब कुछ मैं ले लेता हूँ। गुस्सा करते हुए ब्रदर गू बोल रहे होते हैं, हाँ ब्रदर हमारे पास तो जगह ही नहीं बची, आपके पास तो स्पेस मैजिक वाला वेपन है, आप तो इन सब कुछ को रख सकते हो। ब्रदर गू सोच रहे होते वैसे इसने ऑलरेडी अपने अंदर एक जायंट पाइथन को रख रखा है, क्या ये स्पेशल स्टोन को भी रख पाएगा क्या? ये तो एक पहाड़ जितना बड़ा है, पक्का से ये बंदा ना फ्लेक्स कर रहा है, इसके पास में जगह नहीं बची होगी। जियासु बोल रहा होता है वैसे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन जब आप लोग बोल ही रहे हो तो मैं इसको रख ही लेता हूँ। ये बोलते हुए सारे स्पेशल स्टोन को अपने कियोस टावर में रख लेता है। जियासु बोल रहा होता है स्टोन्स देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। यूलियन बोल रही होती अभी हम सभी लोगों ने ना काफी सारा फाइट करा है, इसी वजह से हम लोग थक गए हैं, तो एक काम करते हैं पहले अपनी इंजरी को हील करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। वही सीन चेंज होता हमें स्टोन फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं जुआनजियन सेट के कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, बदर प्लीज हम लोगों को मत मारना, आप इसके बदले में जो भी कुछ मांगोगे ना हम आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ब्लड डीमन सेट के बंदे उन्हें मार देते हैं। ब्लड डीमन सेट के बंदे बोल रहे होते तुम जियान सेट वाले मरने से कितना डरते हो ना, लेकिन फिर भी तुम लोग के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मौत ही आती है, और पता नहीं क्यों तुम लोग को मारने में मजा ही बहुत आता है। मिया बोल रही होती है बदर हमने इन सभी को मार डाला। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुमने बहुत ही अच्छा काम करा, वैसे तुम किसी जियासु के बारे में बता रही थी ना, आखिर वो कहाँ है? मुझे उसके पास में लेके चलो, मैं उस कमीने को ना अपने हाथों से खत्म करूंगा। मिया बोल रही होती है हाँ बदर उसको ना खत्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसने ऑलरेडी हमारे मिशन को ना एक बार फ्लॉप कर रखा है, लेकिन बदर हुआनजियन आप उसके ऊपर अटैक करोगे ना तो फिर पक्का से वो नहीं बचेगा। हुआनजियन बोल रहा होता है मेरे को देखना है क्या कि जो हेवनली जीनियस है ना ये मेरे सामने क्या कर पाता है, इसके खून के लिए मेरी स्वॉर्ड कब से तरस रही है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियासु को जो कि फोर्स में बैठ कर अपने घाव को हील कर रहा होता है। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।